हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं हम एनसीईआरटी 12th क्लास व्यष्टि अर्थशास्त्र में चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता सिद्धांत के व्यवहार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उपभोक्ता सिद्धांत के बारे में जाना, तटस्थता वक्र के बारे में जाना, उपभोक्ता फलन के बारे में जाना, उपभोक्ता संतुलन के बारे में जाना। और हमने ये जाना कि कितने प्रकार के वस्तुएं होती हैं कीमत के आधार पर और आय के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे मांग वक्र में शिफ्ट और मांग वक्र में चलन में क्या अंतर होता है, क्या परिवर्तन होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसे समझने से पहले सबसे पहले हमें मांग फलन याद कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था कि मांग फलन क्या होता है। तो आपको बताया था कि मांग किसका फलन होता है, हमेशा कीमत का, दूसरी वस्तु की कीमत का, आय का, उसके बाद फैशन का, वेदर का, टेस्ट का, भविष्य की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस होती है उनका। तो ये मैंने आपको बताया था। तब इसी फलन को अपने को याद रखना है। अगर सिर्फ मांग में जो परिवर्तन है वो वस्तु की कीमत के आधार पर होता है तो हम उसे कहते हैं मांग वक्र में चलन। लेकिन जब वो वस्तु की कीमत के आधार पर नहीं होता, बाकी सभी तत्वों के आधार पर होता है, तो हम उसे कहते हैं मांग वक्र में शिफ्ट कहलाता है। वो कैसे, देखिए, अगर है ना, उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो उसकी कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उस वस्तु को ज़्यादा खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है, उसकी आय बढ़ गई है। तो जब उसमें जो मांग में परिवर्तन आएगा या मांग में जो प्रभाव पड़ेगा, वो जो प्रभाव है वो मांग वक्र को शिफ्ट कर देगा, एक से दूसरे मांग वक्र में पहुंचा देगा, तो नया मांग वक्र बन जाएगा। लेकिन अगर कीमत में कोई परिवर्तन आता है, कीमत कम हो जाती है और मांग बढ़ जाती है, तो वो एक ही मांग वक्र से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मूव करेगा। लेकिन अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो आगे से पीछे और पीछे से आगे, मतलब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाएगा। अब हम इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था। एनसीईआरटी थोड़ी टिपिकल लगती है लैंग्वेज में, लेकिन अगर हम उसे एक्सप्लेन करके ढंग से पढ़ेंगे तो वो इजी है, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। मांग वक्र में शिफ्ट। मांग वक्र ये मानकर बनाया गया था कि उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता का अधिमान दिया गया है। यदि इनमें से कोई वस्तु बदलती है तो मांग वक्र में किस प्रकार की परिवर्तन होता है। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर पहले हम जो मांग वक्र लिखते हैं तो मांग हम लिखते हैं D = फंक्शन ऑफ PPY। तो P को अगर छोड़ दें और बाकी सभी तत्वों में हम कोई परिवर्तन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मांग वक्र में शिफ्ट कहलाता है। आइए जानते हैं कैसे। अन्य वस्तुओं की कीमतों और किसी उपभोक्ता के अधिमान दिए हुए होने पर यदि उसकी आय में वृद्धि होती है तो प्रत्येक कीमत पर वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन होता है और इस प्रकार मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। सामान्य वस्तु के लिए मांग वक्र का शिफ्ट दाईं ओर और तथा निम्न स्तरीय वस्तु के लिए मांग वक्र का शिफ्ट बाईं ओर होता है। देखिए, जब हमारी शिफ्ट होता है तो हम कीमत पे हमारी स्थिर रहती है, इसमें कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम मांग कर रहे हैं Q1, ठीक है, और D1 मांग वक्र पे है और A हमारा पॉइंट है। जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ी, मांग वक्र क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा और नया पॉइंट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा और नया मांग की मात्रा क्या होगी, Q2 होगी। तो जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ी वैसे ही हमने मांग भी बढ़ा दी, तो मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये सामान्य वस्तुएं, कीमत स्थिर रहने पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों में, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो ये आगे हो गया, ठीक है। अगर आपको पता चले कि है ना कल जो वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे तो आज आप क्या करेंगे, उसकी मांग बढ़ा देंगे, तो भी ये A से B पॉइंट पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पता चले कि आज जो वस्तु का जो आप सामान खरीद रहे हो वो फैशन में, तो भी आप उसकी मांग बढ़ा दोगे। अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो भी आप उसकी मांग बढ़ा दोगे। अगर मौसम में परिवर्तन हो गया तो भी उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो जब ऐसे तत्वों में ऐसे कोई परिवर्तन होता है तत्वों में, तो उसे हम कहते हैं मांग वक्र का शिफ्ट होना, ठीक है। तो मांग वक्र D1 से D2 हो जाएगा, मतलब हम एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र पर चले जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, A से हम B पॉइंट पर चले गए और कीमत यहाँ पर क्या है, स्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है।
अब अगर लेकिन यही केस ये कब होगा, जब वस्तुएं कैसे होंगी, सामान्य वस्तु होंगी। सामान्य वस्तु में हमने पढ़ा है ना कि आय बढ़ने पर मात्रा बढ़ जाएगी, कि मात्रा बढ़ जाएगी वस्तु की, तो आय के बढ़ने पर मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन निम्न स्तरीय वस्तु में क्या होता है, आय के बढ़ने पर मात्रा क्या होती है, वस्तु की कम होती है। जैसे मैंने आपको उस समय बताया था कि जब आय उसकी आय बढ़ जाती है तो वो जो डालडा घी होता है, डालडा घी का डिब्बा पहले 2 ला रहा था, लेकिन अब वो एक ही डिब्बा लाने लग गया और एक देसी घी का लाने लग गया, तो उसने क्या करा, डालडा घी की मात्रा कम कर दी। तो निम्न स्तरीय वस्तु पे कैसे बनेगा, कीमत तो रहेगी स्थिर। अब निम्न स्तरीय वस्तु की आय बढ़ गई, तो ये अपना D1 हो गया और ये A हो गया। अब जैसे आय बढ़ गई तो वैसे उसने क्या करा, निम्न स्तरीय वस्तु की मांग करना कम कर गया, तो ये मांग वक्र कहाँ चला गया, पीछे की ओर शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये किसका डायग्राम है, ये निम्न स्तरीय या घटिया वस्तुओं का डायग्राम है कि जब आय बढ़ जाएगी तो उस घटिया वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये पीछे की तरफ बाईं तरफ विवर्तित हो गया, शिफ्ट हो गया, या शिफ्ट को आप विवर्तन भी कह सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शिफ्ट शब्द नहीं आता, कभी कभी विवर्तन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखिए, शिफ्ट होना, विवर्तन होना मतलब एक मांग वक्र से दूसरे मांग वक्र की तरफ चलना, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। चलिए आगे चलते हैं। उपभोक्ता की आय और उसके अधिमान के दिए होने की स्थिति में यदि संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है तथा किसी वस्तु की कीमत के प्रत्येक स्तर पर उस वस्तु के मांग में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। यदि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। इसके विपरीत यदि पूरक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो मांग वक्र शिफ्ट बाईं ओर होता है। जैसे मैंने अभी आपको सामान्य और घटिया के लिए बताया, वैसे ही डायग्राम बनेगा। बस फर्क कितना होगा कि पहले वो दाईं तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, और अगर बाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है तो वो पूरक वस्तुएं कहलाएंगी। डायग्राम वही बनेगा। उपभोक्ता की रुचियों और अधिमान में परिवर्तन के कारण भी मांग वक्र का शिफ्ट हो सकता है। उपभोक्ता का अधिमान में परिवर्तन यदि किसी वस्तु के पक्ष में होता है तब ऐसी वस्तु के लिए मांग वक्र का शिफ्ट दाईं ओर होता है। अगर परिवर्तन उसके फेवर में हुआ तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा, और अगर फैशन में नहीं है कोई वस्तु तो वो पीछे की तरफ चल जाएगा। तो अगर फैशन में है तो दाईं ओर, और अगर नहीं है फैशन में तो बाईं ओर। जैसा डायग्राम पहले बताया था आपको सामान्य और निम्न स्तरीय के लिए, वैसे ही दोनों डायग्राम बनेंगे। इसके विपरीत उपभोक्ता के अधिमान में परिवर्तन यदि प्रतिकूल होता है तब मांग वक्र का शिफ्ट बाईं ओर होता है। उदाहरणतः गर्मी के मौसम में आइसक्रीम में मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट होना, क्योंकि इस मौसम में आइसक्रीम को लोग अधिक पसंद करते हैं। इस तथ्य का लोगों का सामने आने का ही शीतल पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लोगों के अधिमानों को शीतल पेयों के विरुद्ध जाने का कारण हो सकता है। इसके फलस्वरूप शीतल पेय के लिए मांग वक्र का बाईं और शीतल शिफ्ट होने की संभावना होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर गर्मियां हैं तो आप आइसक्रीम ज़्यादा खाओगे तो मांग ज़्यादा बढ़ेगी, तो मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बाईं तरफ जैसा अपन बनाया था, मैं आपको एक बार और फिर बता देती हूँ। देखिए, कीमत स्थिर है, ये आपकी मांग है, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में जो आइसक्रीम की मांग है वो बढ़ गई, ए से बी पॉइंट पे पहुंच गए आप, देखिए दूसरे पे। लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो यही मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और आप पीछे की तरफ आ जाओगे। तो बस ऐसे ही सभी में ऐसे ही बनेगा। बस अगर जो इफेक्ट हो रहा है अगर वो आपके फेवर में है, आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है तो दाईं तरफ बढ़ेगा, और अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो बाईं तरफ बढ़ेगा। आप बस इतना सा ध्यान रखिएगा। मांग वक्र में शिफ्ट को दर्शाया गया, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप इसमें ऐसे डाल दो, ये कीमत है अपनी, ठीक है, और ये देखिए, तो ये तो क्या बता रहा है, ये तो बता रहा है आगे की तरफ दाईं ओर, और ये क्या बता रहा है, बाईं ओर पीछे की तरफ। तो ये अनुकूल प्रभाव और ये प्रतिकूल प्रभाव। पैनल ए में मांग वक्र शिफ्ट बाईं ओर होता है और पैनल बी में दाईं ओर होता है। अगर दाईं ओर होता है तो मतलब मांग बढ़ रही है, आगे की तरफ जा रहा है। मांग बढ़ रही है क्यों, क्योंकि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन हुआ है, भविष्य की प्रत्याशाओं में कोई परिवर्तन हुआ है, फैशन में कोई परिवर्तन हुआ है,
मौसम में कोई परिवर्तन हुआ है, जनसंख्या में कोई परिवर्तन हुआ है, या उपभोक्ता की रुचियों में कोई परिवर्तन हुआ है, या दूसरे वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ है, या स्थानापन्न वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो इस सब में कहाँ जाएगा, आगे की तरफ। और अगर उनमें प्रतिकूल परिवर्तन हो रहा है कि जो परिवर्तन हुआ तो उससे क्या हुआ कि उपभोक्ता की आय कम हो गई तो मांग भी कम हो गई। मौसम में परिवर्तन हो गया तो मौसम में जो हम जैसे गर्मियां हैं, सर्दियां हैं तो कूलर की मांग, एसी की मांग कम हो गई। फैशन आउटडेटेड हो गया तो फैशन में जो वस्तु थी वो नहीं है तो उसकी मांग कम हो गई। तो और अगर वस्तुएं पूरक हैं जिसको एक के साथ इस्तेमाल करते हैं, दोनों को साथ में इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर एक की कीमतें बढ़ गई तो दूसरे की मांग अपने आप ही क्या हो गई, कम हो गई। तो ये सब किसके उदाहरण है, ये सब विवर्तन के उदाहरण है, ये बाईं ओर और ये दाईं ओर। मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट। जैसा कि हमने पहले देखा है कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा का चयन करता है, ये वस्तु की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय तथा उसकी रुचियों और अधिमानों का निर्भर करती है। मांग फलन वस्तु की मात्रा पर उसकी कीमतों के बीच का उस समय का संबंध होता है जब अन्य वस्तुएं अपरिवर्तित रहती है। मांग वक्र मांग फलन का रेखीय चित्रण होता है। उसी ऊंची कीमतों का मांग कम होती है और कम कीमतों में मांग अधिक होती है, अतः कीमत में कोई परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग वक्र की दिशा में गति होती है। इसके विपरीत किसी अन्य वस्तु में परिवर्तन व फलस्वरूप मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। रेखा चित्र की सहायता से मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट को दर्शाया जा सकता है। अब ये जो बता रहा है ये शिफ्ट को नहीं बता रहा, एक्चुअल में ये चलन बता रहा है। ठीक है, तो आप इसको शिफ्ट अगर कह रहे हो मांग वक्र में दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट, तो आप इसे याद रखना है, ये मांग वक्र में शिफ्ट की बात कर रहा है, मांग में शिफ्ट की बात नहीं कर रहा। एक हम पढ़ते हैं मांग में परिवर्तन और एक होता है मांग मात्रा में परिवर्तन। ये जो इसमें बताएगा ये मांग मात्रा में परिवर्तन है, और ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं उसे हम कहते हैं मांग में परिवर्तन। जब मैं रिवाइज कराऊंगी आपको तो आपको वापस से इसका डिफ्रेंशिएट करके इसको बता दूंगी, इसका अंतर समझा दूंगी। देखिए अब ये कब क्या होता है, हम मांग फलन पढ़ के आए थे तो हमने क्या पढ़ा था, डी इज अ फंक्शन ऑफ पी वाई वाई, याद है आप लोगों को। तो जब अभी हमने इससे ऊपर पढ़ा तो इन चीज़ों में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन हमारी कीमत कैसी थी, स्थिर थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सिर्फ किसमें परिवर्तन होगा, कीमत में परिवर्तन होगा, और बाकी सभी क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। मतलब उपभोक्ता की आय स्थिर रहेगी, फैशन स्थिर रहेगा, रुचियाँ स्थिर रहेंगी, पॉपुलेशन स्थिर रहेगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ किसमें परिवर्तन होगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। तो देखिए कैसे होगा, अगर किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो हम उसकी 10 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी कीमत 2 रुपये हो जाए तो हम उसकी 30 इकाइयाँ खरीदने लग गए, तो कीमत के गिरने पर मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं ए और बी पॉइंट को, तो ये मेरा क्या हो गया, मांग वक्र बन गया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, इसमें क्या हुआ, इसको हम कहते हैं मांग में विस्तार। कीमत के घटने पर मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, तो मांग में क्या हो गया, विस्तार हो गया। तो हम देखिए उसमें तो क्या था, हम एक मांग वक्र से दूसरे पे जा रहे थे, इसमें हम ए से कहाँ आ गए, बी पॉइंट पे आ गए, मतलब ऊपर से नीचे आ गए। तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मांग वक्र में चलन या मांग मात्रा में परिवर्तन। वो क्या था, वो था मांग में परिवर्तन या मांग वक्र में परिवर्तन कहलाता है। तो ठीक है, इसे हम कहते हैं मूवमेंट। आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, हिंदी में आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसमें अगर मूवमेंट आए तो मूवमेंट ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होगा, और अगर शिफ्ट आए तो वो आगे से पीछे और पीछे से आगे होगा। ये आपको याद रखना है। तो ये क्या कहलाता है, मांग वक्र में विस्तार। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा कैसे होगा, कि सिर्फ कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो कीमत के बढ़ने पर मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अब कैसे बनाएंगे इसको, हमने बनाया था कि अगर 2 कीमत थी तो हम कितना ले रहे थे, 30, लेकिन और जैसे ही कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 5 रुपये हो गई, वैसे हमने कितना कर दिया, 10। तो कीमत के बढ़ने पर मात्रा क्या हो गई, घट गई। तो फिर से हम पहले ए पॉइंट पे थे, अब हम किस पे आ गए, बी पॉइंट पे। अब हम नीचे से कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। मतलब कीमत कितनी थी, देखिए आप ऐसे बॉक्स बनाए हैं तो ईजी रहेगा आपको, पी और क्यू लिखें। पहले कीमत कितनी थी, 2, तो हम कितना खरीदे थे, 30। फिर कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 5, तो अब हम कितना खरीद रहे हैं, 10। तो कीमत के बढ़ने पर कीमत बढ़ गई 2 से 5 और मात्रा घट गई 30 से 10। तो कीमत के बढ़ने पर मात्रा क्या हो गई, घट गई, मात्रा घट गई। इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मांग में संकुचन या मांग मात्रा में कमी। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें भी ऐसे ही बताया, अगर आप मैं इसको जोड़ दूं तो ये एक वृद्धि बता रहा है और एक कमी बता रहा है। देखो ये दोनों में अंतर भी बता रहा है, मैं आपको आगे इस अंतर को एक्सप्लेन कर दूंगी जैसे मैंने अभी आपको किया था, जिससे कि आपको इजी रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब नेक्स्ट है बाजार मांग। मांग जब एक मांग दो तरीके की होती है, एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है और एक दो व्यक्तियों की मांग एक साथ की जाती है या उपभोक्ताओं की मांग एक साथ की जाती है, तो उसे हम बाजार मांग कहते हैं। बाजार मांग पूर्व खंड में हमने किसी उपभोक्ता की चयन की समस्या का अध्ययन किया और उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया। परंतु बाजार में एक ही वस्तु के लिए अनेक उपभोक्ता होते हैं। किसी वस्तु के लिए बाजार मांग को जानना महत्वपूर्ण होता है। किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत पर बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ होता है। मतलब अगर हम उसको जोड़ दें, उसका क्षितिज योग कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, बाजार मांग मिल जाएगी। आपको मैं अभी टेबल बनाना भी सिखा दूंगी और आपको इजीली आपको सिखा दूंगी, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप उस टेबल को इजीली बना सकते हो एग्जाम में भी, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। किसी भी वस्तु के लिए बाजार मांग व्यक्ति विशेष के मांग वक्रों को प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए एक वस्तु के लिए बाजार में केवल दो ही उपभोक्ता हैं। पी डैश पर उपभोक्ता 1 की मांग Q1 है तथा उपभोक्ता 2 की मांग Q2 है तथा कीमत P डैश पर वस्तु की मांग Q1 प्लस Q2 है। उसी प्रकार कीमत P पर यदि वस्तु 1 की मांग Q1 है तथा उपभोक्ता 2 की मांग Q2 है, तब कीमत P पर वस्तु की बाजार मांग Q1 Q2 है। अतः किसी वस्तु के लिए प्रत्येक कीमत पर दो उपभोक्ताओं की मांगों को उस मूल्य पर जोड़कर बाजार मांग निकाली जा सकती है। यदि किसी वस्तु के लिए बाजार में दो से अधिक उपभोक्ता हैं तो बाजार मांग उसी प्रकार प्राप्त की जा सकेगी जैसा कि रेखाचित्र 2.16 में दर्शाया गया है। अलग अलग व्यक्तियों में समस्तरीय मांग वक्रों का ग्राफीय रूप में चित्रण करके भी बाजार मांग प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए अलग अलग व्यक्तियों के समस्तरीय मांग वक्रों को जोड़ना होगा। दो वक्रों को जोड़ने की इस विधि को समस्तरीय संकलन कहा जाता है। समस्तरीय मतलब एक जैसे दिखने वालों को एक साथ हम जोड़ देंगे, क्षितिज योग कर देंगे तो वो मांग वक्र बन जाएगा। देखिए ये है हमारा उपभोक्ता ए का मांग वक्र, ये उपभोक्ता बी का मांग वक्र, और अगर हमने दोनों को जोड़ देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बाजार का मांग वक्र, ये वाला A प्लस बी। तो ये हमेशा क्या होगा, अधिक लोचदार होगा। अभी कैसे आया, अगर हम टेबल की फॉर्म में देखें जैसे उसने बताया Q1 Q2, तो मैं आपको इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए हम ऐसे टेबल भी बना सकते हैं एक, और टेबल से अच्छे से याद भी कर सकते हैं और फिर उस डायग्राम को बना भी सकते हैं। ये आपने ली कीमत और ये आपने ली मात्रा। ये ए उपभोक्ता है, ठीक है, ये बी उपभोक्ता की। कीमत तो एक ही रहेगी दोनों के लिए, लेकिन दोनों का मात्रा अलग अलग होगी, और ये होगा ए प्लस बी मतलब बाजार मांग, ठीक है। अब कीमत है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, अब 4 5 6 7 8 9। देखिए अब 6 और 9 कितना हुआ, 9 और 6 15, 8 और 5 13, और 4 और 7 11। अगर 1 रुपये कीमत है तो दोनों कितना, तो ए उपभोक्ता है वो 6 ले रहा है और बी उपभोक्ता 9 ले रहा है, ठीक है। अब 6 और 9 को कर दे तो बाजार की मांग कितनी होगी, 15। 2 कीमत रह गई तो 13, और 3 कीमत रह गई तो 11। मतलब कीमत के कम होने पर तो मात्रा ज़्यादा खरीदी जा रही है और कीमत के बढ़ने पर मात्रा कम खरीदी जा रही है। दोनों के उपभोक्ताओं की मांग अलग अलग है, कीमत एक है, मात्रा अलग अलग मात्रा खरीद रहे हैं अलग अलग कीमतों पे दोनों उपभोक्ता। लेकिन जब दोनों की हम मांग को जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, बाजार मांग प्राप्त होती है। और ठीक ऐसे ही हमने किस में करा है, डायग्राम में करा है। अब आपको एक टेबल बनानी है। टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप 1 2 3 लिखना, 1 2 3 4 5 आगे तक लिख सकते हैं आप पूरा, ठीक है। 4 5 पूरा लिखो, फिर नीचे से 6 7 8 9 शुरू करो, और दोनों में नीचे से ही लिखना है। कीमत हमेशा ऊपर से लिखनी है और इसमें जो मांग है वो दोनों नीचे से ही लिखनी है, और फिर उनका जोड़ कर दो। तो आपको ना तो रटने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपकी जो टेबल बनेगी वो बिल्कुल
सही बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। दोनों को आप यहाँ पे डायग्राम से बना दो और दोनों को जोड़ के दिखा दो कि ये क्या हो गई, हमारी मांग हो गई, बाजार मांग हो गई। दो रेखीय मांग वक्रों को जोड़। उदाहरण के लिए एक ऐसा बाजार लेते हैं जहां दो उपभोक्ता हैं और उन दोनों के मांग समीकरण है D1 is a function of 10 minus p है, D2 इक्वल्स टू p 15 माइनस p। इसके अतिरिक्त 10 से अधिक किसी भी कीमत पर उपभोक्ता 1 की 0 इकाई को मांग करता है और उसी प्रकार 15 से अधिक किसी भी कीमत पर उपभोक्ता वस्तु 2 को 0 इकाइयों की मांग करता है तथा बाजार मांग समीकरण 2.12 एंड 2.13 को जोड़कर दिया जा सकती है। किसी भी कीमत पर जो 10 के बराबर हो अथवा उसके कम को बाजार 25 माइनस 2p द्वारा दी गई है। अब 25 माइनस 2p कैसा है, 10 और 15 को जोड़ दिया और ये 2p हो गए, इनको जोड़ दिया, तथा किसी कीमत पर 10 से अधिक तथा 15 से कम है उसके बराबर है बाजार मांग 15 माइनस p होगी। आई होप आपको ये मांग आज आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है और अब कल से हम पढ़ेंगे मांग की लोच। मांग की लोच पढ़ने से पहले मैं आपको अभी बता देती हूँ, हमने अभी दो कंसेप्ट पढ़े थे। एक था मांग मात्रा में परिवर्तन और एक होता है मांग में परिवर्तन। ठीक है, इसको हम कहते हैं चलन, मूवमेंट, इंग्लिश में याद रखना आप, मूवमेंट, और इसको हम कहते हैं शिफ्ट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है विस्तार और इसमें होता है संकुचन और इसमें होती है मांग में वृद्धि और मांग में कमी। ये वाला जो होता है मूवमेंट वाला जो हम कहेंगे, तो इस चलन में क्या होता है कि कीमत के बढ़ने या घटने से जो मात्रा में परिवर्तन होता है और अन्य सभी तत्व क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो जो परिवर्तन किया जाता है तो वो लिया जाता है इसमें। तो अगर कीमत के घटने पर मात्रा बढ़ जाती है तो मांग मात्रा में विस्तार हो जाएगा और अगर कीमत के बढ़ने पर मात्रा कम हो जाती है तो मांग मात्रा में कमी आ जाएगी। जब इनको हम लेंगे तो क्या कहलाएगा, वो चलन कहलाएगा। लेकिन जब इसमें हम लेते हैं तो इसमें हम कीमत को स्थिर मानते हैं, आपको मैंने डायग्राम से बताया था। तो कीमत को हम स्थिर मानते हैं, तो अन्य तत्वों में जो परिवर्तन होता है उससे अगर मांग में वृद्धि होती है, अगर हमारा जो वक्र है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो उसे हम कहेंगे मांग में वृद्धि, और अगर पीछे की तरफ चला जाता है तो उसे हम कहेंगे मांग में कमी। ठीक है, तो इसमें मूवमेंट वाले में तो क्या होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलन होता है, लेकिन इस वाले में हमारा होता है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। तो जब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं होगा तो हम कहेंगे शिफ्ट, इंग्लिश में भी शिफ्ट याद कर लो आप। और जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होता है, मतलब राइट टू लेफ्ट और डाउन टू अप एंड अप टू डाउन होता है, तब वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मूवमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज हमारा मांग खत्म हो गया। कल से हम मांग की लोच पढ़ेंगे और मांग की लोच भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मांग वाले चैप्टर में भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड के हिसाब से भी और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी। और जितने भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे आपके 2 मार्क्स के ज़्यादा बनेंगे, जैसे स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुओं की परिभाषाएं, तो सामान्य वस्तु, घटिया वस्तुएं, इनकी परिभाषाएं आपको अच्छे से याद करनी है। और आपको ये शिफ्ट और मूव चलन, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, इनका चलन पता होना चाहिए, इनका अंतर पता होना चाहिए। और मांग फलन किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। मांग किसे कहते हैं, मांग का नियम किसे कहते हैं, बाजार मांग किसे कहते हैं, बाजार मांग अनुसूची किसे कहते हैं, उपभोक्ता मांग अनुसूची किसे कहते हैं, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और दूसरा, मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन 6 मार्क्स में और 4 मार्क्स में आते हैं और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत छोटा छोटा सा पूछ के आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे आ गया, स्थानापन्न वस्तुएं का जो मांग वक्र होता है वो धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है, या जो मांग होती है वो ऋणात्मक है कि धनात्मक है, तो आपको पता होना चाहिए। आय मांग जो होती है वो जब वो कौन से वस्तु के लिए ऋणात्मक होती है और कौन से वस्तु के लिए धनात्मक होती है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा, एक तरह से क्वेश्चन आ गया, मांग का नियम किस वस्तु पर लागू नहीं होता है, किस वस्तु पर लागू होता है, तो ये सब हमें
जो पता होना चाहिए। ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं और इन कंसेप्चुअल चीज़ों से ही आपको जो है वो सक्सेस मिलेगा, क्योंकि जब तक हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आप कुछ चीज़ अच्छे से समझ में नहीं पाएंगे। तो कल तो हम शुरुआत करेंगे मांग की लोच की, और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा जहाँ तक मैंने आज पढ़ाया है आपको। कल हम नया दूसरे तरीके से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे उनको इकोनॉमिक्स में जहां दिक्कत आए वो उसको क्लियर कर सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। साथ ही जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स के टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं उन तक ये पहुंचाइए, जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए और एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो, तो और चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। क्लैरिटी ज़रूरी होती है, हम किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और किस तरीके से सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि इसको रटो मत, आप इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज़ अ बेसिक point of economics which provide you clarity in all the concept of economics। अगर आप उसे ढंग से पढ़ते हैं, ढंग से समझते हैं, तो ही आप क्लियर हो पाओगे कंसेप्ट में इकोनॉमिक्स का, नहीं तो ये आपके लिए टफ सब्जेक्ट बना ही रहेगा। और मेरा काम ये है कि आपके लिए इस सब्जेक्ट को अपने चैनल की तरह ईजी बनाऊँ, जैसे मैंने इसका नाम रखा हुआ है ईजी इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।